Okay, well, so today we will talk about the next or the last or very important equation of Maxwell's, that is the fourth Maxwell equation. अब फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आपने डेल क्रॉस ई के फॉर्म में देखी, अब ये देखेंगे आप डेल क्रॉस बी या डेल क्रॉस एच के फॉर्म में। तो सिंपली दिस इक्वेशन इज म्यू जे प्लस डेल टी ओवर डेल टी। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन कि बी क्या है, म्यू क्या है और डी क्या है। इस इक्वेशन को डिराइव करना है और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका मीनिंग इतना ज्यादा क्यों निकलता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं। और इस इक्वेशन का अगर मैं एक रिजल्ट और लिखूं इन टर्म्स ऑफ एच, तो म्यू एच रखेंगे, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां है जो आपके सिलेबस में भी है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन की अभी मैंने बात नहीं की है, मैं इसके बाद इसकी बात करूंगा कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या करती है, जो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सो दैट कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो आप फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को ही डिराइव करेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से अपने पास रखें, क्योंकि ईकेटीयू के सिलेबस में स्पेसिफाई किया गया है इसको, और ये कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसमें ये जो टर्म है, दिस टर्म इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट की वजह से आपका ये टर्म इंट्रोड्यूस होता है, नहीं तो ये सिंपल डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे रहता, क्योंकि उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो अब यहां है तो हम इसकी बात करेंगे, और इसकी स्टार्टिंग जो हम करेंगे, वी विल स्टार्ट दिस डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। करंट डेंसिटी की उसमें इंटीग्रल फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आपका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके उसमें आपका स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो बस स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड एम्पियर्स। ये आप ध्यान रखिए, आपको लिखना पड़ेगा वहां पर एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर्स मॉडिफाइड सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर्स मॉडिफाइड सर्किटल लॉ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल यानी बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है? म्यू, और ये होता है आपका आई सी प्लस आई डी। ये आपका लॉ होता है, मैंने बताया भी है आपको। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आप देखिए, अब मैं इस आई सी और आई डी को किस के टर्म्स में लिखूंगा कि आप ऊपर देख रहे होंगे इस इक्वेशन में कहीं आपका जे आ रहा है, तो मैं आई को करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकता हूं। आप जानते भी हैं, क्या जानते हैं आप? आई इक्वल्स टू होता है जे इंटू ए, जे ए। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग मीडियम। मीडियम है जिसका एरिया आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? जैसे आईसी है तो आईसी के लिए मैं लिखूंगा जे सरफेस इंटीग्रल जे डॉट जे सी डॉट डीएस। इसके लिए लिखूंगा जे डी डॉट डीएस, सरफेस इंटीग्रल यूज कर लूंगा, क्योंकि एरिया को आप नहीं जानते हैं, एरिया को आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ दैट यहां हम सिंपल सरफेस इंटीग्रल यूज करेंगे। तो ये यहां से हो जाएगा आपका सिंपल म्यू। आई विल राइट दिस आई सी इन टर्म्स ऑफ जे सी, सो दिस बिकम्स surface integral jc ds plus id will be in terms of current density due to displacement currents. You will use the surface integral jd dot ds. डॉट लगाने की जरूरत है, आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत का विषय नहीं। ये आपने इक्वेशन राइट हैंड साइड को मॉडिफाई लिख दिया। किसमें आपने क्या लिख दिया? आईसी और आईडी की वैल्यू को यहां से सेंस करके लिख देंगे। आईसी एंड आईडी बराबर आपका क्या है? सरफेस इंटीग्रल
जे डी डॉट डी एस, ये आप लिख देंगे। अब मैंने आपको बताई दिया ये एरिया आपको पता नहीं है, इसलिए आप सरफेस इंटीग्रल उसका यूज करेंगे। देखिए तो अब इन दोनों का सरफेस इंटीग्रल है, तो सरफेस इंटीग्रल को मैं बाहर ले सकता हूं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। मैंने सरफेस इंटीग्रल को बाहर ले लिया, सो दिस विल बी जे सी प्लस जे डी और आपका ds खोलेंगे तो वही बात होगी, और ये किसके बराबर आ रहा है आपका b डॉट dl के बराबर। ये आपका इंटीग्रल जो है चल रहा है। अब बस थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन करना है, उस मॉडिफिकेशन के बाद आपकी इक्वेशन जो है डेराइव हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी इंटीग्रल फॉर्म है। ये क्या है आपकी इंटीग्रल फॉर्म है किसकी, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म है। आपने फर्स्ट इक्वेशन यहां दी है, इसको आप सेकंड इक्वेशन दे देंगे। अब आगे देखें थोड़ा सा, देखिए यहां क्या करेंगे आप, सिंपली अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है आपकी, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम बताती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा। आप देख रहे हैं बी चाहिए आपको, तो सिंपल लाइन के बाद आता है सरफेस, डाइवर्जेंस के बाद आता है कर्ल, तो डेल क्रॉस बी डीएस, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। ये आपकी स्टोक्स थ्योरम बताती है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो इनकी लेफ्ट साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो सिंपली व्हाट यू विल गेट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, क्या आएगा आपके पास, आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी डॉट ds is equals to mu सरफेस इंटीग्रल jc plus jd डॉट ds। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सिंपली हम jd और jc को थोड़ा रिप्लेस करेंगे और आपके पास इक्वेशन जो है निकल के आ जाएगी। तो देखिए दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल है, तो सरफेस इंटीग्रल को आप रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली आपका आ जाएगा डेल क्रॉस b इक्वल्स टू JC जो है, JC इज द करंट डेंसिटी इज स्पेसिफाई फॉर द कंडक्शन करंट, तो मैं इसको सिंपली J कह दूंगा क्योंकि JD अलग से स्पेसिफाई कर रखा था, इसीलिए मैंने को JC लेना पड़ा क्योंकि करंट डेंसिटी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हुई थी। तो J प्लस D, JD आपका क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट के डेल D ओवर डेल T। ये आपकी इक्वेशन जो है, और आपका म्यू बाहर आएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन जो है आपके पास फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो है आ गई। इन टर्म्स ऑफ बी एच के टर्म्स में निकालेंगे तो सिर्फ म्यू एच यहां रखेंगे, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, सिंपली डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां आप लिख देंगे सिंस जेसी इक्वल्स टू इन जनरल आप जे लेंगे और जेडी की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, डेल डी ओवर डेल टी है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ये आपका फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का रिजल्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल सिग्निफिकेंस का थोड़ा सा बात करेंगे इन इक्वेशंस का, और फ्री स्पेस के लिए अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, ये कंडक्टिंग मीडियम के लिए, तो फ्री स्पेस में क्या होगा, फॉर फ्री स्पेस में यहां लिख देता हूं फॉर फ्री स्पेस। इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, मैंने बताया J आपका 0 हो जाएगा, तो सिंपली दिस इक्वेशन बिकम्स J 0, क्योंकि आपकी J सिग्मा E होता है तो सिग्मा 0 होता है, तो सिंपली डेल क्रॉस B इक्वल्स टू म्यू डेल D ओवर डेल T सिंस J इक्वल्स टू 0। ये आपकी फ्री स्पेस के लिए इक्वेशन हो गई। तो फ्री स्पेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में आप कंडीशन लगा दीजिए तो वो इक्वेशन फ्री स्पेस के लिए हो जाएंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगा और इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू।